नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को कराने वाला हूं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास कराई जाती है। सिलेबस में आपका एक चैप्टर का नाम दिया गया है इस्लाम का भारत में आगमन, जिसको अपने नोट्स की सहायता से पूरा कंप्लीट करा दूंगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर का नहीं जाएगा। और मैं आपसे ये भी कह दूं, यह जो वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, यह वीडियो सिर्फ यूपी टेट 6 to 8 जूनियर लेवल वालों के लिए ही यह वीडियो है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आपका इस्लाम का भारत में आगमन, जो कि सिलेबस में आपका यह टॉपिक दिया गया है, जो कि SCERT से पेपर आपका बनता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले भारत में इस्लाम कैसे आया, आखिर इसका प्रवेश कैसे हुआ, किन व्यक्तियों से हुआ, शुरू से अंत तक हम बात यहाँ पर करेंगे। अरब देश की बात है, अरब देश से यहाँ पर शुरू करते हैं। अरब देश की बात है, मक्का नामक शहर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद भाईचारा का संदेश दिया करते थे। तो पहला पॉइंट बेहद उपयोगी है पेपर के लिए, और पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो मोहम्मद की यहाँ पर बात करी, मोहम्मद का जन्म मक्का के शहर में हुआ था। कब हुआ था? 570 में इनका जन्म हुआ था। उस समय जो अरब देश था, वहाँ पर छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ा करते थे। तो उस दौरान मोहम्मद साहब इन लोगों के बीच भाईचारा का संदेश दिया करते थे कि मत लड़ो, लड़ने में कोई सार नहीं है, ऐसा ये कहा करते थे। उसके बाद प्रारंभ में मोहम्मद का विरोध किया गया, क्योंकि कोई अच्छा जब पृथ्वी पर आता है तो उसका सबसे पहले विरोध ही किया जाता है। सच्चाई का हमेशा विरोध हुआ है, ठीक। तो ये भाईचारा का संदेश देते थे, लोगों को रास नहीं आया, लोग इनका विरोध करने लगे मोहम्मद का। तो 622 में मक्का इनको छोड़ना पड़ा और ये मदीना चले गए, है ना। तो उस दौरान को क्या बोलते हैं? हिजरत कहा जाता है। इनका मक्का छोड़ना, मदीना चला जाना ही हिजरत कहलाता है। ये पॉइंट पेपर में आ चुका है, यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन। हिजरत क्या कहा जाता है? 622 में इन्होंने मक्का छोड़ दिया, मदीना चले गए, तो हिजरत कहलाया। इसी समय हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो गई। तो मोहम्मद साहब के बारे में 2-3 बुनियादी बातें आपने समझ ली, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। पहला, उनका जन्म 570 में हुआ, है ना। भाईचारा बढ़ाते थे, कबीले उस दौरान लड़ा करते थे। उसके बाद इनका विरोध हुआ, 622 में इन्होंने मक्का छोड़ दिया, मदीना चले गए, हिजरत कहलाया। हिजरी संवत प्रारंभ हो गया, 632 में इनकी मौत हो गई ठीक। अब उसके बाद आगे का पॉइंट देखो। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला है समता, दूसरा समानता, तीसरा बंधुत्व। तो पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इस्लाम के बुनियादी कितने सिद्धांत हैं? तो बुनियादी तो उनके 3 सिद्धांत हैं। पहला समता, समानता, बंधुत्व। और मोहम्मद साहब की शिक्षा कितनी है? उनकी 5 प्रमुख शिक्षाएं हैं। किसकी? मोहम्मद साहब की। तो उनको देख लेते हैं। पहली शिक्षा उनकी कलमा है, दूसरी नमाज है, तीसरी रमजान है, चौथी जक़ात, 5वीं आपकी हज। अब इन 5 शिक्षाओं को थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली उनकी शिक्षा है कलमा। कलमा का मतलब है अल्लाह एक है, मोहम्मद उनके पैगंबर है, पहली शिक्षा। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमजान, पवित्र महीनों में रोज़ा रखना। जक़ात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सहायता देना। हज, मक्का की तीर्थ यात्रा करना हज कहलाता है। चलो बात खत्म हुई। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद समझो, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि पेपर में आया है। अरबों का आक्रमण भारत पर पहला खलीफा उमर के समय 636 में थाना पर हुआ। तो अरबों ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किसके काल में किया था? खलीफा उमर के टाइम में किया था, 636 में थाना पर किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज स्थापित कर लिया। तो राजा दाहिर को किसने परास्त किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में परास्त कर दिया। उसके बाद महमूद गजनबी को समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। तुर्की था, भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में थी। भारत वह इसलिए आया था ताकि अपनी सेना के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने 1000 ईस्वी से 1025 तक भारत में 17 बार आक्रमण इसने किया था। मंदिरों को तोड़ा, बौद्ध मठों को तोड़ा, है ना, और धन संपदा इसने बहुत सारी लूट ली।
तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 1000 से 1025 तक उसने 17 बार कुल आक्रमण किया। पेपर में ये भी यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक, ख्याल कर लेना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उसका एक मंदिर है जिसको उसने लूटा। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल में स्थित है। इस मंदिर को उसने लूटा। ये मंदिर फेमस है और यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी से अवगत करा दूं। आप सभी को पता होगा कि एसएसटी आप लोगों की 60 नंबर की होती है। ये एसएसटी आपकी यूपी टेट की है। यूपी टेट की एसएसटी बिल्कुल अलग दी गई है। अब यूपी टेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका SCERT से। जो उत्तर प्रदेश में जो किताबें चलती हैं 6 से 8 तक, वहाँ का सिलेबस आपके एसएसटी का दिया गया है। एसएसटी में आपको पढ़ना क्या है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान जिसको होम साइंस बोलते हैं, संगीत भी आपको पढ़ना है। इन सभी से आपका पेपर आएगा, वो भी 60 नंबर का आएगा। आपको किसी दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होने की आवश्यकता है। आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हो। 60 नंबर की तैयारी मैं आपको खुद से करा दूंगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिनको इस पेपर को पहली बार में क्रैक करना है, जो पानी है पेपर क्रैक करना है, और कई सरकारी टीचर भी यूपी टेट का पेपर देंगे जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है जूनियर लेवल में, तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपसे कह दूं, आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, या आप लोग जिनको देख पा रहे होंगे, जिसमें पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है। पेपर में क्वेश्चन छपे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। SCERT का टोटल कंटेंट इसमें दिया गया है। तो आप लोग इन नोट्स को, यूपी टेट के लिए नोट्स आप लोग ले सकते हो बिल्कुल सस्ते दामों में। 299 रुपये इन नोट्स का प्राइस है यूपी टेट के नोट्स का, और इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। लेना कैसे है? दिए गए नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ठीक है ना, तो आपको तुरंत नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। और जिन लोगों को सीटेट का भी पेपर देना है प्लस यूपी टेट का भी पेपर देना है, तो दोनों के लिए नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट का NCERT का नोट्स होता है, यूपी टेट का आपका SCERT का नोट्स होता है ना। सीटेट का 199 रुपये का नोट्स है, यूपी टेट का 299 का नोट्स है। दोनों अगर कॉम्बो में लेना चाहते हो तो 399 रुपये में आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लो। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अल-बरूनी। अल-बरूनी सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है उस दौरान का, मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। 973 में यह पैदा हुआ था। महमूद गजनवी के समकालीन था। वह भारत आया। संस्कृत, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का इसने गहन अध्ययन कर लिया था। अल-बरूनी की किताब सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यूपी टेट में भी आई है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यह किसकी किताब है? अल-बरूनी की किताब है। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। ये दरबार में रहा करता था, इसको कैद भी कर लिया गया था, फिर राजा ने इसको छोड़ भी दिया, है ना। इसकी भी दिलचस्प कहानी है, किसी दिन आपको बताऊंगा। 11वीं शताब्दी भारत के रीति रिवाज का विवरण इसकी किताब देती है, किताब उल हिंद। मोहम्मद गौरी की एंट्री यहाँ पर होती है, ठीक। गौर नामक स्थान का यह था। उसने गजनी पर 1173 से 74 में अधिकार कर लिया। वही मोहम्मद गौरी जिसने आक्रमण किया था, ठीक, गौरी। आगे गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। तो जितना मैंने लिखा है वो सारी इंपॉर्टेंट ही लाइनें हैं। तो गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसने चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी सासी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। ये उसकी पहली पराजय थी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। क्यों? चालुक्य राजा था आपका मूलराज द्वितीय, अपनी साहसी माँ, उसकी एक विधवा माँ भी थी जो कि बहुत साहसी थी, उसके नेतृत्व में इसने आबू पहाड़ के निकट गौरी को पराजित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट लड़ाई है जो कि अक्सर आपको इधर उधर की किताबों में ये लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिल जाएगा। गौरी ने 1190 तक संपूर्ण पंजाब को जीत लिया था। फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके युद्ध हुए, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान, तराइन का पहला युद्ध, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। चौहान इसमें जीत गए,
कौन जीते? चौहान इसमें आपके जीत गए। फिर क्या हुआ दूसरे युद्ध में? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ आपका 1192 में। इस युद्ध में चौहान हारे, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। भारत के राजाओं की यही सबसे बड़ी मूर्खता रहती है। क्या? ये पहले जब चौहान जीत गया था तो गौरी को मार देना था, नहीं मारा, यही गलती कर दी। अब जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, गौरी को मौका मिल गया तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। फिर पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ी गई। और पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। फिर चंद्रवरदाई ने एक दोहे में कहा, अष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण मत चूको चौहान, कुछ इस प्रकार से है। तब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी मर गए। ठीक, तो ये इनकी कहानी बनी रही। तो ये होता रहा भारत के राजाओं के साथ। उसके बाद क्या? चंदावार का युद्ध। अब फिर जयचंद भी लपेट दिए गए, कन्नौज के राजा थे, क्योंकि जयचंद जैसे राजाओं ने ही गौरी को बुलावा दिया था कि भारत में आओ। क्योंकि जयचंद की एक पुत्री थी, जो आपको कहानी नहीं पता है, संयोगिता, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश वालों को पता ही होगा जो कन्नौज के निवासी हैं। तो कन्नौज से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। अब पृथ्वीराज चौहान कर बैठे उनसे प्रेम। थोड़ी स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी बैक में। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजा जयचंद, इन दोनों से मतलब कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम कर बैठे। पृथ्वीराज चौहान ने इनकी बेटी संयोगिता को भगा करके शादी वगैरह कर ली। तो जयचंद को यह बात रास नहीं आई, क्रोध में हो उठा। तो उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को मरवाया जाए। तो जयचंद ने बुलाया किसको? गौरी को बुलाया। तब ये पूरा खेल आपका ये शुरू हुआ युद्ध का। फिर लास्ट में गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। 1194 में चंदावार का युद्ध गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में चंदावार नामक स्थान पर हुआ। जयचंद हारा। लो बुला लो, खुद मार लो, पैर पे कुल्हाड़ी, वैसा हाल करते लोग। तो ये इस्लाम वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, जिसमें अलबरूनी और ये आपका खेल था जिसको समाप्त कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सल्तनत काल है। सल्तनत काल को भी समझ लो आप लोग, अच्छे से समझो। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्क था, अपने को शासक घोषित इसने कर लिया। तो 1206 में किसकी मौत हुई? गौरी की मौत हुई। उसी दौरान सल्तनत का शुरू हो गया। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमद बलवन, ये गुलाम वंश के शासक थे। उसके बाद सबसे पहले आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गौरी की मौत के बाद तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला शासक था। उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। अब यूपी टेट के पेपर मैंने आपको सोल्व कराए हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, लाख बख्श किसको कहा जाता है? उत्तर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन यहाँ से यूपी टेट में एक आ चुका, जहाँ जहाँ से पूछा गया होगा मैं आपको बता दूंगा यहाँ से आया है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि हमें क्वेश्चन ही यहाँ पर करा दो। क्वेश्चन कराने का क्या फ़ायदा जब मैं आपको ये थ्योरी में ही सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ से आया नहीं आया। अब लाख बख्श उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका जो अधिकांश जीवन था ना, वो सैनिक गतिविधियों में ही बीता। उसने कुतुब मीनार बनवा दी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का भी निर्माण उसने ही कराया। इसने पूरा नहीं करवा पाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, लेकिन जैसे ही आपका इल्तुतमिश आया उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूरा निर्माण करा दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी पूरा निर्माण नहीं करवाया, इसने इल्तुतमिश ने इसका भी निर्माण बाद में पूरा कराया था। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। मैं क्यों इनको हाईलाइट कर देता? क्योंकि यहाँ से पेपर में आया कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अभी भी जितने लोगों को ने नोट्स नहीं लिए तो ले लेना, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। आलतू फालतू का कंटेंट आप लोग देखते रहते हो। जहाँ से पेपर बनता है, जहाँ का सिलेबस जिन किताब से उठाया गया है उस किताब का आपका रियल का सिलेबस मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो, सबसे बड़ी गलती कर देते हो।
कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने इसको कराया। चौगान खेलते समय 1210 में ऐबक मौत के घाट उतर गया। तो चौगान खेलते टाइम ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। उसके बाद इल्तुतमिश की एंट्री होती है। 1210 में गद्दी पर बैठा, इसे सल्तनत का वास्तविक शासक या संस्थापक माना जाता है। तो पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो सल्तनत काल का जो पहला शासक अगर आपसे पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बताना है। अगर उसमें जोड़ दे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक पूछ ले तो आपको इल्तुतमिश को टिक कर देना है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। तो पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और कंपटीशन वाले एग्जाम में तो बनता ही रहता है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन या तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 में यह मर गया। जितना इम्पोर्टेंट आपकी SCERT किताब में जितनी भी लाइनें इंपॉर्टेंट दी गई हैं उनका नोट्स है ये तैयार, ठीक है ना। जिनको आपने एक नज़र में पढ़ लिया तो पूरा काम आपका तमाम हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान की एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ, इसको भी पढ़ लो। इल्तुतमिश की बेटी रजिया 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। 3 वर्ष 8 महीने तक शासन किया। 3 साल और 8 महीने तक इसने शासन किया। रजिया ने स्त्री के पहनावे को छोड़ दिया, बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। तुर्क सरदार महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने षड्यंत्र से गद्दी से उसको हटा दिया रजिया को। जो इनके जो सरदार थे, है ना, अमीर लोग थे, अमीर या सरदार जिनको बोला जाता था सल्तनत काल में, तो इनको रास नहीं आया कि ये एक स्त्री है और हम स्त्री के अधीन काम कर रहे हैं, वो भी ये पर्दा व्यवस्था का भी नहीं कर रही है, ये बिना पर्दे के रह रही है, दरबार में बैठ रही है, पुरुषों जैसे कपड़े पहन रही है, तो इनको पसंद नहीं आया। तो इन्होंने षड्यंत्र रच दिया और गद्दी से रजिया को हटा दिया। लेकिन रजिया अपने भाइयों से योग्य थी, बहुत योग्य थी रजिया। मिनहाज ए सिराज कहता है, ठीक, योग्य थी। उसके बाद बलमन आ गया भाई, योग्य व अनुभवी शासक था। जंगलों को कटवाकर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछ सकता है कि ऐसा सल्तनत में कौन सा शासक हुआ या सुल्तान हुआ जिसने जंगलों को काटकर पुलिस चौकियों का निर्माण करा दिया। तो बलमन था वह शासक। वह दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठता था, न नमाज करता था न हंसता था। नमाज नहीं, ये मजाक लिखा है यार, गलत पढ़ दिया हमने ना। वह दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठता था, ना तो वो मजाक करता था किसी से, ना ही हंसता था, तो बहुत गंभीर रहता था। अब गंभीर मुद्रा में कौन बैठेगा? बलवन बैठेगा। और बलवन की विशेषता क्या थी? बहुत प्रमुख उसकी विशेषता थी, सदैव न्याय का काम करता था भाई, सदैव ये न्याय का काम करता था, अच्छा शासक था। मंगोलों के आक्रमण रोकने के कई प्रयास उसने किए। सिजदा और पायवोस दरबार में प्रथा थी। तो बलवन के समय में प्रथा कौन थी? सिजदा और पायवोस। अभी सिजदा पायवोस है क्या? सिजदा का मतलब है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। सिजदा का मतलब सुल्तान के सामने बैठकर सिर झुकाना। पायवोस का मतलब है सुल्तान के चरणों को चूमना। अरे यार, ये तो खतरनाक प्रथा समझो कि सुल्तान के पैर चूमो भाई जल्दी से। ये थी इनकी व्यवस्था। बलमन पैर चुम्बाता था अपने, जितने भी इनके दरबार में लोग रहा करते थे। अगर सिजदा का मतलब घुटने पर बैठो और सिर झुकाओ फटाक से, और पायवोस का मतलब सुल्तान के चरणों को चूमो। ये पायवोस, ये पूछा जाता है पेपर में, कोई मजाक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये सिजदा और पायवोस किसके शासनकाल का है बताओ? बलमन के शासनकाल का है। पेपर में यहीं से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद खिलजी वंश आ गया। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उतना आप रिवीजन कर लेना, वीडियो में देख लेना, दोबारा देख लेना। अब जितने भी लोगों के पास नोट्स नहीं है तो फटाक से 9696400597 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से नोट्स ले लो। यूपी टेट का लेना है तो उसका ले लो, सीटेट का लेना है उसका ले लो। दोनों नोट्स कॉम्बो में 200 डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा, जल्दी से ले लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।